हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ आकांक्षा पांडे। ये जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बेसिकली ये फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर हैं जिन बच्चों का, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उनकी ज्योग्राफी के सिलेबस में इनका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। थर्ड सेमेस्टर में उनका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी था और फोर्थ सेमेस्टर में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया है उनका। तो ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो भी फ्रेंड है सबसे पहले उनको शेयर कर दीजिए और फिर हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आर्थिक भूगोल की प्रकृति, परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि आर्थिक भूगोल की क्या प्रकृति होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब विद्वानों ने उसके क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उस पर देखेंगे, और उसके विषय क्षेत्र क्या क्या होते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आर्थिक भूगोल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल का अगर मैं शाब्दिक उसको एक्सप्लेन करूं उसके शब्द को, तो भू प्लस गोल होता है, मतलब भूमि जिसके पूरे ये जो भूमि होती है इसके संपूर्ण अध्ययन को ही भूगोल बोलते हैं। और इसी भूगोल का ही एक छोटा सा पार्ट है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रकृति और परिभाषा क्या होती है। तो देखा है एक जियोलॉजिस्ट थे मर्फी जो थे, उन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी है। देखिए उनके अनुसार क्या लिखा है, आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता व विषमता का अध्ययन है। तो ये मर्फी महोदय बोल रहे हैं कि आर्थिक भूगोल जो है वो मनुष्य के जीविकोपार्जन, मतलब मनुष्य की जीविका जो होती है उसकी जो विधियाँ होती हैं, उसके जो तरीके होते हैं जीवन जीने की, उसकी ज़िंदगी बिताने के जो तरीके होते हैं, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता व विषमता का अध्ययन है। मतलब कोई भी सामान किसी भी, जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि किसी भी देश में सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। किसी देश में सोना ज़्यादा मिल रहा है, किसी देश में पेट्रोल डीजल ज़्यादा मिल रहा है, किसी देश में खनिज की ज़्यादातर, किसी देश में कृषि अच्छी हो रही है, तो अलग अलग है ना। तो इसी समानता और विषमता का अध्ययन जो हम करते हैं उसी को हम आर्थिक भूगोल बोलते हैं। और फिर दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं हमारे भूगोलवेत्ता, एक हंटिंगटन थे। तो उनके अनुसार देखिए वो क्या बोलते हैं आर्थिक भूगोल को, तो वो बोल रहे हैं व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताएं। जो हम व्यवसाय करते हैं उसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंडर ही लाएंगे। मानव दक्षता, मानव कितना दक्ष है अपने कार्यों में, अपने वर्क्स में कितना कैपेबल है उसको, और तथा मानव की आवश्यकताएं जैसे देखिए कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा व सभ्यता। देखिए कला जो होती है वो मनुष्य के अंदर होती है, वो किसी भी टाइप की कला हो सकती है, आर्ट हो सकता है आपका। प्लस धर्म, आपका रिलीजन क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं, उसको भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में शामिल करेंगे। प्रशासन कैसे चलता है आपके देश का, क्योंकि प्रशासन जैसे चलेगा उसी तरह आपका देश भी चलेगा। तो प्रशासन क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा तो आधार स्तंभ होती है किसी भी देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्तंभ होती है, मेन पिलर होती है, वो एजुकेशन नहीं होती है। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। प्लस सभ्यता, शिक्षा, जब शिक्षा आएगी तो सभ्यता आ ही जाएगी। अगर अच्छी शिक्षा आएगी तो सभ्यता अपने आप आ जाएगी। तो देखिए मानव की आवश्यकताओं में इन सभी को शामिल किया गया है। तो लिखा है व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताएं, कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा व सभ्यता की अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। मतलब ये जो सारी आवश्यकताएं हैं ह्यूमन की, जो सारी नीड्स हैं हम ह्यूमंस की, उनके हर पक्ष को देखा जाता है कि अगर ये आवश्यकता है तो क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांसेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसकी जो होल स्टडी होती है उसी को हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं, आर्थिक भूगोल बोलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसके विषय क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके विषय क्षेत्र में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं।
अभी अगर किसी देश की आर्थिक व्यवस्था चलानी है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, तो उससे उसके लिए प्राकृतिक संसाधन आपको देखने होंगे कि क्या क्या है हमारे पास, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन से ही हम अपनी लाइफ में सर्वाइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा है अवस्थिति, मतलब किसी देश में, किसी समाज में, किसी सोसाइटी में मनुष्य की अवस्थिति कैसी है, उसकी अवस्थिति कैसी है। प्लस यहाँ पर हो रहा है जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु जैसी होगी मनुष्य वैसे ही होंगे। प्लस वनस्पति, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, वहाँ पर जंगल ज़्यादा है, सूखा है, रेगिस्तान है। प्लस मिट्टी वहाँ की कैसी है, क्योंकि मिट्टी से ही हम कृषि करेंगे, खेती करेंगे, तो उसके लिए मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। खनिज, अभी खनिज का भी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सऊदी अरेबिया में खनिज या ऊर्जा संसाधन की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इन सब का। तो ये सब वहाँ पर है। हमारे देश में कृषि अच्छी होती है, तो कृषि के लिए हमारा देश अच्छा है। थल का स्वरूप, वहाँ की ज़मीन कैसी है, थल का स्वरूप आ जाएगा। प्लस जल स्रोत, हमारे जितने भी काम होते हैं, छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कारखाने तक जल से ही चलते हैं, तो जल स्रोत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगी। जो विषय क्षेत्र है आर्थिक ज्योग्राफी का, आर्थिक भूगोल का। अभी दूसरा है मनुष्य। अभी प्राकृतिक संसाधन होंगे तो उसको यूज़ करने के लिए मनुष्य तो होंगे ही। तो मनुष्य के अंडर देखते हैं हम क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट लिखा है जनसंख्या। तो इसमें हम सबसे पहले जनसंख्या को देखेंगे, जनसंख्या का स्टडी करेंगे कि किसी देश में कितनी जनसंख्या है। अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर कम पॉपुलेशन होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो जनसंख्या एक मीडियम हो तभी कोई भी देश अच्छे से चल सकता है। प्लस वितरण एवं घनत्व, उस जनसंख्या का वितरण कैसा है, उसका घनत्व कितना है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, उसकी आर्थिक क्रियाओं में। और फिर है आयु वर्ग, मतलब उस देश में 80 साल के लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं या वयस्क की संख्या ज़्यादा है। इसलिए आप इस बेस पर भी आपकी जो ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसको हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा ओल्ड पर्सन होंगे तो भी आपका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, छोटे छोटे बच्चे की संख्या अधिक होगी तो भी आपका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो कार्यशील युवक होते हैं उनकी जनसंख्या जिस देश में होती है उसी देश को हम प्रगतिशील देश मानते हैं, क्योंकि वही देश जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाता है। और फिर यहाँ पर शिक्षा है। अब अगर आपके देश में जनसंख्या ठीक ठाक है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या कितनी भी हो, अगर आपके देश में कम जनसंख्या भी है तो शिक्षा अगर अच्छी रहेगी, तकनीकी अच्छी रहेगी, टेक्नोलॉजी आपके देश में अच्छी रहेगी, तो आपका देश बहुत आगे जाएगा। जैसे हम जापान को ही ले लेते हैं, वहाँ की जनसंख्या नहीं ज़्यादा है बट उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, जिससे वो हमारे पूरे विश्व की 4th इकॉनमी है। और फिर यहाँ पर है सामाजिक विशेषताएं, आपकी समाज की विशेषताएं कैसी हैं, आपके समाज में कैसे लोग रहते हैं। कहते हैं ना कि आप जैसे समाज में रहते हैं आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी भी वैसी हो जाती है। तो आपका सामाजिक वो क्या है, सामाजिक विशेषता क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर सांस्कृतिक विशेषताएं, आप किस धर्म को मानते हैं। कहीं आप एक ही धर्म को लेकर तो नहीं चलती, अगर कोई देश एक ही धर्म को लेकर चलेगा तो फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक कोई देश सेकुलर नहीं होगा, सभी धर्मों को समानता नहीं देगा, तब तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान को ले सकते हैं। और फिर थर्ड में यहाँ पर लिखा है आर्थिक क्रियाएं। अभी प्राकृतिक संसाधन है तो उसको यूज़ करेंगे मानव, और अगर मानव यूज़ करेंगे तो क्रियाएं करेंगे, तो उसको हम आर्थिक क्रियाएं बोलेंगे, जो हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के विशेष क्षेत्र में आता है। थर्ड पॉइंट है पर मेन पॉइंट है आर्थिक क्रियाएं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें पहला है उत्पादन। आपकी आर्थिक क्रिया में सबसे पहले उत्पादन आएगा। आप किसी चीज़ का उत्पादन करोगे, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करोगे, तभी तो आपके पास पैसे आएंगे, तभी आप अपने आप लाइफ को सर्वाइव कर पाओगे।
तो सबसे पहला आपका उत्पादन आ जाएगा प्लस उद्योग। अगर आप उत्पादन करोगे तो उसको उद्योग करना पड़ेगा, उसका बिजनेस करना पड़ेगा, वरना आपका सामान बिकेगा कैसे। और फिर है कृषि। तो कृषि करेंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। कृषि ही तो मेन पॉइंट है, हमारी जो रूट होती है हमारी लाइफ की वो कृषि होती है। और फिर विनिमय यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हो तो उसका विनिमय तो करेंगे ही, सारी चीज़ें घर में तो रख लेंगे। व्यापार वाणिज्य, उसका व्यापार करेंगे, वाणिज्यिक क्षेत्र में उसकी यूज़ करेंगे। वितरण वाहिकाएं यहाँ पर लिखा है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है। तो जो वितरण वाहिकाएं हैं इसका मतलब है कि आप अपने सामान को कैसे सर्कुलेट करते हैं पब्लिक में। आप अपने सामान को, आप जो भी बनाते हैं, आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंपनी में, अपने फर्म में, उसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। जैसे देखिए आजकल ऑनलाइन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अमेजोन को ही ले लीजिए आप, अगर उदाहरण के लिए लेना चाहें तो ये यूएसए की कंपनी है, बट इंडिया में आप छोटे से छोटे गांव में भी इसका प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, क्योंकि इसलिए अपने आपको पूरे देश में, पूरे हर देश के छोटे छोटे कोने में भी अपने को सर्कुलेट कर लिया है, पूरी पब्लिक के बीच में, पूरी देश में अपने आप अपना सर्कुलेशन बढ़ा लिया है। तो इसको हम वितरण वाहिकाएं कहते हैं कि आप जनता तक अपने सामान, अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाते हैं। फिर सेवाएं, शैक्षिक, चिकित्सालय, जनप्रतिनिधि तथा अन्य क्रियाएं। अभी सेवा करेंगे, अभी आपकी आर्थिक क्रिया में आएगी। फिर शिक्षा प्रदान करेंगे, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्रदान करना, ये भी आपकी आर्थिक क्रिया में भी आएगी। चिकित्सालय होता है जो 24/7 रहता है आर्थिक क्रियाओं में। जनप्रतिनिधि, आप नेता को ले सकते हैं इसमें, जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, उनको सही गलत के बारे में बताते हैं। तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और धर्मोपदेश आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र, हम इसको बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।